So now we start with the first standard, essay number 200. अब एकदम आराम से मस्त एकदम है ना, प्रवचन को सुनना है. दो दो तीन तीन पेजेस के छोटे 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 स्टैंडर्ड्स हैं. बहुत जोरदार स्टैंडर्ड्स बनाए हैं मैंने, बराबर समझना है इसको, बॉडी के अंदर डालना है, आगे बढ़ना है. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट. सो अब हम लोग बात कर रहे हैं essay 200 की सीरीज में. दैट इज, अब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड जो अब आपको बताएगा द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, बराबर, एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. दो बातें इसके अंदर, एकदम आराम से प्यार से समझना. जब आपको स्टैंडर्ड का नाम समझ में आ जाएगा ना, क्या बोल रहा हूं, जब आपको स्टैंडर्ड का नाम समझ में आ जाएगा ना, ओवर, आपको कोई टेंशन नहीं है, अंदर का कंटेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है. सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ठीक है. सो एकदम ध्यान से सुनना, समझना इसको. और जो लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा लगा तो प्लीज उसको नीचे कमेंट करके मेरा जो मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ा देना है ना. यस. सो वी टॉक अबाउट essay 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. भाई जब तू ऑडिट करेगा, आप ध्यान में रखना, ऐसे है, ये किस पे एप्लीकेबल होगा? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा. बोलो यस और नो. यस, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ये करते समय व्हाट विल बी योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, नंबर 1. और वो आपको कह रहा है भाई जो पूरा ऑडिट करोगे ना, यू आर सपोज टू डू इट एज पर व्हाट, द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सिंपल सी बात है. सो आओ देखते हैं. स्कोप ऑफ दिस एसे, एकदम आराम से पढ़ते रहना इसको. स्कोप ऑफ दिस एसे, इट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिशिंग द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑल ऑडिट्स इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द एसे. ठीक है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी तेरे पे. जनरली तुझे क्या करना है. बट रिमेंबर, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑल द ऑडिट्स, स्पेसिफिक एंगेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, ऑल ऑडिट्स. एंड व्हेन वी से ऑडिट, तो यहां पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? ऑडिट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट, रीजनेबल अश्योरेंस. आई बात समझ में आपको जी. सो यहां पे जो होगा, देखो समझ में, बेसिक अगर आपको गया ना बॉडी के अंदर, स्टैंडर्ड समझने में बहुत आसानी होगी, हेडेक ही नहीं होगा. अब जैसे फर्स्ट essay 200 का क्या है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे, और अभी अपन ने बेसिक 200 का जो ग्रुपिंग देखा, वो किसके बारे में बात कर रहा था? जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो 200 सीरीज इन रिस्पेक्ट टू दैट ओनली. So scope of this essay is what? The general responsibilities which are to be given upon the auditor when he is conducting all the audits. प्लस इसके साथ साथ हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं भाई, जब तू ऑडिट करेगा, when you are conducting the audit, make sure what? You conduct the audit in accordance with the standards on auditing. सिंपल सी बात है. सो अब यहाँ पे ये ऑडिट किस पे होगा? ऑडिट होगा. ऐसे कब एप्लीकेबल होते हैं? when they are conducted on what, financial statements. Don't forget now the basic of standards, that will help you a lot. इसके लिए तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए तो इतना टाइम इन्वेस्ट किया अपन ने, बराबर के नहीं. सो एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाई इट इज डन? टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स. मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर, क्या बोला था रे? ये कॉन्फिडेंस मतलब क्या है ये? दैट वी नीड टू इंक्रीज व्हाट, द अश्योरेंस ऑफ द यूजर्स. मतलब कौन है ये? इंटेंडेड यूजर्स है क्या? खत्म, वेरी सिंपल. इसीलिए तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट ये कब होते हैं? दे आर अंडर व्हाट, अश्योरेंस सर्विसेज ना, कि हम लोग ये काम करेंगे तब जाके इंटेंडेड यूजर्स का भरोसा बढ़ाएंगे अपन. ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. पूरा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का याद होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सब्जेक्ट मैटर given to the intended users, but the practitioner will evaluate it then in accordance with the criteria and do what, express an opinion. यही तो लिखा हुआ है. बोलो yes or no. Yes. Whether the financial statements are prepared in all material respects. अब ध्यान से देखना बच्चों, ये all material respects क्यों लिखा है भाई? all material respects में सब बराबर होना बोलते हैं. बिकॉज ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स अपन बचपन में पढ़ते हैं
जब सब मटेरियल चीजें सही होगी तभी जाके हम लोग कैसा अश्योरेंस दे सकते हैं? वेरी गुड, तभी जाके तो हम लोग कैसा अश्योरेंस। अरे कितना मजा आ रहा है सर, कितना सिंपल है यार। बेसिक बहुत जरूरी है रे, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो ना बेसिक में जाना बहुत जरूरी है। सो अपने को ये ऑडिट में कैसा अश्योरेंस देना है? रीजनेबल अश्योरेंस ना साहब। सो भाई बस वो बोल रहे हैं रीजनेबल अश्योरेंस, और फिर क्या बोलता है, क्या चेक करना है, इवेल्युएट क्या करना है? इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओ मेरे दोस्तों, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? इसको अपन क्राइटेरिया बोले क्या रे? अरे यार ये तो सब मेरे को आता है सर, बोलो यस और नो। सो यहां पे आप देखोगे कि एक प्रैक्टिशनर आता है, वो सब्जेक्ट मैटर को चेक करता है, उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है, बराबर कि नहीं, कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से बना हुआ है या नहीं। वही तो बात हो रही है। एंड सिंस वी आर गिविंग अ रीजनेबल अश्योरेंस, इसके लिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स वो बोलना बहुत जरूरी हो जाता है यहां पे। समझा नहीं समझा? बोलो यस और नो। यस। सो इसके लिए जब अपन देखते हैं ना पॉइंट्स टू बी नोटेड, फोर्थ पॉइंट में सीधा भी जंप करेंगे, डायरेक्ट फोर्थ पॉइंट में जंप करेंगे अपन। और वो क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में कि दोस्तों रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। मालूम है क्या? समरी में लिखा हुआ है मैंने स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। एब्सोल्यूट लेवल का अश्योरेंस कभी दे सकते हैं क्या? नहीं। सो it is not an absolute level of assurance due to inherent limitations of audit. ओ मेरे इंटर वालों बच्चों, inherent limitations of audit के वजह से हम लोग कभी भी absolute level का assurance नहीं दे सकते। Audit risk can never be reduced to zero. ये फाइनल वालों बच्चों को ही मालूम है। Audit risk can never be reduced to what? Zero. Very good. So अब ये अपने को high level of assurance कब मिलेगा? सो पूरे थ्रू आउट दी ऑडिट में पड़ा है, ये अश्योरेंस देने के लिए अपने को क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यही बोल रहा है ये आपको एसे 200 पॉइंट्स टू बी नोटेड। रीजनेबल अश्योरेंस इज व्हाट? अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द ऑडिट यू कैन नेवर गिव व्हाट? एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं क्या? वेरी गुड। ये जो बेसिक की पॉइंट्स है ना, इनके ऊपर भैया बस एमसीक्यूज है, बराबर के नहीं। और इसके लिए जो मैंने एमसीक्यू बुकलेट जो आपको प्रोवाइड करी है ना, उसके अंदर बेसिकली स्टैंडर्ड बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ से आपको बताया जाएगा व्हाट इज योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट। पूरा जब ऑडिट आप करोगे आपको किस कदर परफॉर्म करना है, क्या क्या करना होगा ओवरऑल ऑडिट के अंदर। सिंपल है, एकदम मस्त। आओ, सबसे पहले हेडिंग्स। यू हैव टू परफॉर्म योर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भाई करना पड़ेगा। फिर जब करोगे काम तो यू हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर आपको पूरा ऑडिट जो करना होगा कीपिंग इन माइंड व्हाट? द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, बराबर के नहीं। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बराबर के नहीं, वो आप देखिएगा। एंड फिर एंड में आप क्या दे दो? आपका ओपिनियन। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंडक्ट द ऑडिट। कैसे करने का? स्टेप बाय स्टेप दिया है 5 बातों में क्या करने का है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई मैं जब ऑडिट करेगा, ए सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग बाय हेडिंग जाने का, फिर अंदर का कंटेंट पढ़ने का। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स इज दैट फर्स्ट आई विल कंडक्ट माई ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नंबर 2, आई विल ऑब्टेन, जब करने जाऊंगा आई विल ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। फिर I also have to consider what? Materiality. Then I will consider my responsibility and give the report. आई बात समझ में? बिना बुक में देखे 5 पॉइंट बोलो। बोलते क्यों नहीं? Conduct the audit in accordance with the standards on auditing, obtain reasonable assurance, consider materiality, auditor's responsibility and reporting. खलास, इजी है ना एकदम? यस। अब देखो अंदर के पॉइंट पढ़ते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूं, जब भी ये पढ़ रहे हो
अपने को अपने बेसिक चैप्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. So standards on auditing in accordance with the essays and relevant ethical requirements. यारो relevant ethical requirements हो जाए. Integrity, objectivity, confidentiality, professional competence and due care, professional behavior and independence. ये क्या है मेरे ethical values, ethical requirements. सो वो कहता है मैं जो मेरा काम है ना, मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करेगा ही करेगा, प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी है ना वो भी मैं करेगा. बराबर के नहीं. एसेज डू नॉट इम्पोज. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, एसे डू नॉट इम्पोज एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट. ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भैया किसको एप्लीकेबल हो रहे? ऑडिटर को. ये मत समझ लेना कि ऐसे के हिसाब से मैनेजमेंट ने काम करना है. ओ नो, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किसको काम करना है? ऑडिटर को. सो एसेज डू नॉट इंप्लीमेंट और इम्पोज एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड डू नॉट ओवरराइड लॉज और रेगुलेशंस दैट गवर्न देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कोई भी लॉ को ऐसे ओवरराइड नहीं करेगा. लॉ सुप्रीम है, ऐसे उसके बाद है. बराबर के नहीं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है ऑडिटर के ऊपर, ना कि मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर. एमसीक्यू बनेगा. बराबर के नहीं. एसेज आर एप्लीकेबल टू ऑडिटर, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, ऑल ऑफ द अबव. ओनली ऑडिटर. आई बात समझ में आपको? यस. आगे. हाउएवर दे इंपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑडिटर. सो ऐसे बराबर के नहीं किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करता है दोस्तों? ऐसे impose responsibility on auditor. The audit of financial statements does not relieve management or those charged with governance of those responsibilities. But important क्या है? भले ही ऐसे मैनेजमेंट को एप्लीकेबल नहीं होते, बट जो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर, भैया उनसे उनको छुटकारा नहीं मिलता. मैनेजमेंट को उन्होंने उनका काम करना ही है, हमने हमारा काम करना है. क्लियर है, एकदम इजी है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आई बात समझ में? आगे. द ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड. इजी एकदम. यस. मटेरियलिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. एंड ऑब्वियसली लास्ट में एंड में भी अपने को रिपोर्टिंग के टाइम पे भी मटेरियलिटी को कंसिडर करना पड़ता है. आई बात समझ में? सो इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ द ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स दैट आर नॉट मटेरियल. मतलब कौन से मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढने का? ओनली दोज मिसस्टेटमेंट्स विच आर मटेरियल. जो इमटेरियल है, क्योंकि अपन कैसा ओपिनियन दे रहे? फेयर. फेयर के लिए हम लोग क्या चाहेंगे? ओनली मटेरियल मिसस्टेटमेंट शुड नॉट बी देयर. सादे मिसस्टेटमेंट्स रहेगा तो चलेगा क्या? हाँ. द ऑडिटर शुड एक्सरसाइज क्या रे? प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट. दोनों का होना बहुत जरूरी है. प्रोफेशनल जजमेंट मतलब भैया उसका अनुमान लगा ले तू कि वो मटेरियल है या नहीं है. स्केप्टिसिज्म मतलब हमेशा अलर्ट रहना टू द सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस दैट में इंडिकेट व्हाट देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. आगे. रिपोर्टिंग. टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल डिपेंड अपॉन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. द ऑडिटर विल may also have certain other communication and reporting responsibilities. तो ये other responsibilities जो है ना to users, मतलब इसके अंदर आप अगर देखोगे सो आपको ऐसे नंबर 260 और 265 आपको एक्टिवेट हो जाएंगे. दिखेगा आपको कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. इंडेक्स में देखने का लगेज कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. 265 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट. दिख रहा है क्या आपको ऐसे? सो ओपिनियन तो देने का प्लस और कुछ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है टू द यूजर्स. आई बात समझ में आपको? राइट. खत्म हो गया ना यहाँ पे इतना? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो.
सो यहाँ तक एक बार जितना भी है वो बोलते क्या अपन, स्टैंडर्ड खत्म होने आया 200 बे, एकदम सिंपल, नो डाउट. चलो खेलते हैं वापस एक बार. ऐसे 200 नाम बोलो. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. बराबर एकदम, यस. सो यहां पे ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर क्या लगा रहा है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, अरे बोलो ना, टू ऑल द ऑडिट्स. बराबर के नहीं. एंड देन यू हैव टू कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स. फिर व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो अपन ने क्या बोला था ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सबसे पहले क्या, टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स to see that whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. ऐसा बोला था ना अपन ने, बोले yes or no, yes. फिर how you are supposed to conduct the audit, 5 पॉइंट बोले थे. First you will conduct the audit in accordance with the standards on audit plus with the ethical requirements. एसएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर पे के मैनेजमेंट पे, बोलो ना, ऑडिटर के मैनेजमेंट, ऑडिटर पे. नंबर 2 कैसा अश्योरेंस लेने का, रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, हाँ. फिर अपने को क्या कंसीडर करना है, मटेरियलिटी, कहाँ कहाँ पे, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग. उसके बाद 4th पॉइंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया कौन से मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढना, मटेरियल या इमटेरियल, मटेरियल. एंड 5th पॉइंट रिपोर्टिंग, क्या देना अपने को, ओपिनियन. बराबर के नहीं. एंड प्लस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जमी क्या बात. अब उसके बाद अपन बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की. सो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये पूरा काम करने के लिए ये एकदम छपरी है. यू हैव टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. 2 मिनट. इफेक्टिव डेट इतना याद में अगर हर एक का ध्यान में रखोगे ना तो हैंग हो जाओगे. और अगर याद करना है तो फिर घर जाके अलग से देख कैसे इसको हाईलाइट करने का और पढ़ते रहने का है ना. मैं नहीं बोलेगा कुछ भी, ठीक है. कुछ भी पूछ रहे हैं ये एमसीक्यू में आएगा ना, आएगा, पढ़ो, फिर पढ़ना पड़ेगा. कितने एमसीक्यू, कितने स्टैंडर्ड है, हर एक कोई इफेक्टिव डेट है उसकी. हर किसी की ऑफिस एक ही स्टैंडर्ड की थोड़ी होंगी रे, और हर एक की अलग अलग है. हाँ, सबका सेम नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने इफेक्टिव डेट. ओके. सो अब अपने को ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है मालूम है आपको. सो वो अचीव करने के लिए वी आर नाउ स्टडिंग द रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू अचीव. समझा क्या. ऑब्जेक्टिव क्या है अपने, वो 5 चीजें. कौन से, वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फिर उसके बाद रीजनेबल अश्योरेंस, मटेरियलिटी, फिर उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग. अब यहां पे उसको करने के लिए वो कहता है यू कंडक्ट द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. थ्रू आउट द ऑडिट यू मेंटेन व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेक श्योर यू ऑब्टेन व्हाट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. ये आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है. आई बातें समझ में आपको. पढ़ते हैं. सो इट इज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स. आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रखना है, वो क्या है, इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस ध्यान में रखना, ये अपन आगे पढ़ेंगे ऐसे नंबर 220 में. बट इंडिपेंडेंस मतलब ध्यान में रखना, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस. मतलब आप आपका जो भी ओपिनियन देंगे वो किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके आप नहीं देंगे. यू विल बी इंडिपेंडेंट. बराबर के नहीं. सो व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, बराबर के नहीं, बाय अदर्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिपेंडेंस. किसी के बहकावे में आके यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, you have to make sure you comply with the ethical requirements and to be very specific about what is the independence requirement. Number 2, professional skepticism, you are supposed to use it in the planning and performing of the audit. इसमें क्या कहता है, that you should always be alert to the circumstances that may exist, बराबर के नहीं, that the financial statements may be what, materially misstated. हमेशा आपने चौकन्ना रहना है. So professional skepticism, as I said, is an Anna who is always chaukanna. That is professional skepticism. You should continuously be alert.
हर बार, हर घड़ी, हर समय आपने अलर्ट रहना है कि यहां पे क्या कुछ गलत है या नहीं है, बराबर कि नहीं? प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग whether a particular thing is material or not material is a matter of what auditor's professional judgment. Which control is to be tested, which control is not to be tested, again a matter of auditor's professional judgment. Whether it is fair or not is a matter of auditor's professional judgment. Whether it is reasonable or not, throughout the audit you have to use it. Last में, to reduce the audit risk to an acceptably low level, to an acceptably low level, you need to obtain what? Sufficient and appropriate audit evidence. आई बात समझ में? तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है चीज़ें? एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. एंड इफ यू फेल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, आपको क्या करना है? दो बातें. अगर आपको लगता है if an objective cannot be achieved, the auditor shall evaluate whether it prevents the auditor from achieving the overall objectives. उस केस में he will modify the opinion or he will withdraw from the engagement. उसको ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले ही लगता है कि ये वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकता, भाई एक्सेप्ट ही मत करो. या एक्सेप्ट करने के बाद उसको लगता है ऐसा ऐसा कुछ गलत हो रहा है, एक तो मॉडिफाइड ओपिनियन दो. मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब अपने को मालूम है कौन से डिस्क्लेमर, एडवर्स एंड क्वालिफाइड. या तो भाई रेजिग्नेशन दे दे, और रेजिग्नेशन दे दिया और अगर आप कंपनी है तो फिर आपको सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गिव द रीजंस एंड फैक्ट्स कॉजिंग व्हाट? रेजिग्नेशन. बराबर कि नहीं? कंपनी ऑडिट में पढ़ा है ना ये सब? हाँ जी. उसके बाद ये जो भी आपने अचीव नहीं कर सकते हैं एज पर एसए 230, यू हैव टू डू व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन करना होगा आपको. फर्स्ट स्टैंडर्ड आपका खत्म हो गया. बोलो एनी डिफिकल्टी टिल हियर? अरे बोलते क्यों नहीं? सिंपल है एकदम, राइट.